चलो, अकाउंट्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, करेक्ट। सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में था एक अपने पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच वाज ओनली कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि किसके बारे में बात करता है, योर कॉस्ट पर यूनिट। और इसी के बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ करके क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोगों ने देखा था सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रहेगा, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द बिजनेस रहेगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस को पता कर सकते हो, आपको आपका फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, और ये सब हुआ तो आप डिसीजंस ले पाओगे। क्लियर। देन हम लोगों ने देखा था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो एक ही है बेसिकली, विच इज़ वन दैट द अकाउंटिंग कैन बी डन ओनली इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आप किसी चीज़ को मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट was bookkeeping and accounting. So bookkeeping is what? It is the first step of accounting. Whereas जिसके अंदर bookkeeping में हम लोग क्या करते हैं, सारे transactions को record करते हैं। Accounting का ही एक part है bookkeeping. Then systems of accounting था दो, cash system and accrual system. Cash system में क्या होता है, income is recognized only when cash is received and expense is recognized only when the amount is paid. Actual accrual के ऊपर हम लोग बात नहीं करते when we are doing accounting under cash system. Cash system कौन कौन करता है, when the transaction is only in cash, और secondly when it is the business organization is very very small, the scale of operations is very small. Second is accrual system, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम, मर्केंटाइल सिस्टम। ठीक है। सो मर्केंटाइल सिस्टम के अंदर हम लोगों का क्या रहता है, इररिस्पेक्टिव कैश मिला या नहीं मिला, अगर इनकम अक्रू हो गया तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और एक्सपेंस अगर अक्रू हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिकॉर्ड कर देते हैं। देन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग था, जिसमें मैंने आपको बताया था आप क्या करो, एक ब्रॉड व्यू ले लो कि आपके बिजनेस में कौन कौन इंटरेस्टेड है। जो जो इंटरेस्टेड हैं एट प्रेजेंट और जो फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स, रेलेवेंस, reliability, comparability, understandability, timeliness, cost benefit, verifiability, neutrality and completeness. This means what? Accounting information should be relevant, correct? It should be from a reliable source. It should be in such a form that you can understand. आप उसको किसी और कंपनी के साथ या अपनी अकाउंट्स के साथ कंपेयर कर सको। टाइमली आपको अकाउंट्स मिल जाना चाहिए, और अकाउंट्स बनाने में इतना भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया, सो कॉस्ट बेनिफिट वाला भी ध्यान रखना है। एंड वेरीफाई किया जा सकता है। आपने बोला मेरे को 1 लाख रुपये का सेल हुआ, तो 1 लाख का वाउचर होना चाहिए। हमने ऑडिट में पढ़ा था ना वाउचर, तो वाउचर्स भी होने चाहिए। इट शुड बी न्यूट्रल, दैट इज फ्री फ्रॉम बायसनेस, एंड इट शुड बी कंप्लीट। जो हमने ऑडिट में देखा था ना, ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑडिट में कोई भी बात झूठी नहीं हो और कोई भी बात झूठी नहीं हो। ठीक। इसके अलावा अपने पास क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एक तो अपने पास क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, that business and owner are two separate person, correct? So whatever transaction that happens between the owner and the business are also recorded. Because of this concept हम लोग और किसको किसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ड्राइंग्स, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू प्रोप्राइटर, ये सबको रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, अपना बिजनेस का जो प्रॉफिट अपने को पता चलेगा वो ट्रू नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं दैट अकाउंट्स के अंदर हम उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इफ एनीथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इररिस्पेक्टिव वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। तो बेसिकली किसके बारे में बात करता है, ओनली क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स कैन बी रिकॉर्डेड, क्वालिटेटिव रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। आनंद सर ने अच्छा पढ़ाया, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आनंद सर ने खराब पढ़ाया, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अच्छा पढ़ाया और उनको इतना सैलरी मिला, ये रिकॉर्ड कर सकते हो, करेक्ट। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि क्या बोलता है, जब भी आप एसेट को परचेज करते हो, इररिस्पेक्टिव उसका मार्केट प्राइस, आप उसको किस पे रिकॉर्ड करो, जो एक्चुअल कॉस्ट आपने इनकर किया। इसमें हमने देखा था, नहीं तेरा दुकान था, एप्पल का स्टोर, एप्पल का स्टोर किसका था, जिसका भी एप्पल का स्टोर था, याद है, आईफोन, राहुल का आईफोन था। आईफोन एक्चुअल प्राइस था 60,000, राहुल ने मेरे को 1 लाख का बेचा, तो मैं कितने में रिकॉर्ड करूंगा, 1 लाख में। लेकिन राहुल ने मेरे को 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो मैं कितने में रिकॉर्ड करूंगा, 40,000, इररिस्पेक्टिव उसका मार्केट प्राइस कितना है, 60,000। लेकिन सर यहाँ पे हमने कंजर्वेटिज्म जब पढ़ा था तब क्या देखा था कि अगर आपको वैल्यू करने का चांस मिले किसी भी एसेट को,
बेसिकली स्टॉक को, तो आप किस पे रिकॉर्ड करना, उस वैल्यू पे जिस पे उसका वैल्यू क्या हो, कम आएगा। तो एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कितने में रिकॉर्ड करूंगा, 1 लाख में। देन आई विल से ओ इसका मार्केट वैल्यू कितना है 60,000, तो 40,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस। और क्योंकि 40,000 का मुझे लॉस हो गया, अब इसको मैं कहां पर राइट ऑफ कर दूंगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट अपने पास क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये अज्यूम करते हैं बिजनेस चलता रहेगा, फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। ठीक है, बिजनेस विल कंटिन्यू फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। और यू कैन से बिजनेस हैज गॉट इनफाइनाइट लाइफ। ठीक है, अभी बिजनेस हैज गॉट इनफाइनाइट लाइफ, तो इसका हमें क्या करना है सर, हमें ये करना है कि हम बैलेंस शीट बनाएंगे, है कि नहीं। गोइंग कंसर्न अगर नहीं होगा तो हमारा बैलेंस शीट कुछ और तरीके से बनेगा। वी बाइफरकेट एक्सपेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्योंकि एक एसेट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या किसी भी एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल कब बोलते हैं, जब उसका बेनिफिट मल्टीपल ईयर्स में अपने को मिलता रहता है कि नहीं, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है या मल्टीपल ईयर्स में यूज होता है। सो वो मल्टीपल ईयर्स में यूज कब होएगा, जब अपना गोइंग कंसर्न रहेगा। अपना बिजनेस ही अगर 2 महीने बाद बंद हो रहा है तो मल्टीपल ईयर्स में तो खत्म, तो वो भी क्या बन जाएगा, अपना रेवेन्यू। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जहां पर अपना अकाउंटिंग इक्वेशन भी निकल के आता है, क्या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसको हम लोगों ने एक और फॉर्मेट में देखा था, रिवर्स करके, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। और एसेट्स कितने तरीके के, 2 तरीके के, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। लाइबिलिटी 2 तरीके का, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करेक्ट, तो थोड़ा सा इक्वेशन घुमा के ट्विस्ट करके देखा तो भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज थंब रूल अपना क्या है इन द बेसिक, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ओके, इसके अलावा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में और क्या था, दैट इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द बैलेंस शीट टैलीज। ठीक है, देन वी हैव रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में हर चीज वाला एग्जांपल याद है। ठीक है, या तो कैश मिल जाए, ठीक है, या आपने गुड्स क्रेडिट में बेचा और आपको कोई डाउट नहीं कि पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड थर्ड वन इज जब लीगल राइट अराइज हो गया, जैसे हर चीज में एक अपने से शोपीस टूट गया तो अब लीगल राइट हर चीज वाले का अलाउ हो चुका है। ठीक है, अराइज हो गया, दैट वी हैव टू पे। सेम वे अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव यू हैव पेड और नॉट, अगर खर्चा अक्रू हो गया तो आपको उसको अपने बुक्स में क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या था, वी नो दैट द लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनफाइनाइट फोर्सिएबल फ्यूचर, बट हमें उसको क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूएट करना होता है परफॉर्मेंस को। सो व्हाट डू, वी डिवाइड द लाइफ ऑफ बिजनेस इनटू मल्टीपल ईयर्स। ठीक है, उससे होगा क्या, उससे हम बार बार इवैल्यूएट कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। तो वो जो पीरियड में उसको स्प्लिट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है, 12 महीने का। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इन एन अकाउंटिंग पीरियड P the revenue earned R should match with revenue expenses E। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू एक्सपेंसेस, तब तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं आएगा। वो ये बोलता है ये रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपने जो खर्चा किया उसको क्या कर दो, साथ में रिकॉर्ड कर दो। इसके अलावा रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है, इन सब के चीजों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टमेंट्स आर डन एट द एंड ऑफ द ईयर बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। देन कंसिस्टेंसी क्या था, दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हिच आर अप्लाइड शुड बी कंटिन्यूड और फॉलोड फ्रॉम ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर किसी साल में आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना है तो एकदम भी नहीं कर सकते, है ना, कर सकते हो, है कि नहीं, मना नहीं किया है, कर सकते हो। कंसिस्टेंसी ये नहीं बोलता कि एक बार जो पॉलिसी सेट किया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इफ यू वांट यू कैन चेंज, हाउएवर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और उसका इफेक्ट बताना पड़ेगा। हमने डेप्रिसिएशन में देखा था कि जब हम चेंज इन मेथड करते तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं और फिर हम बोलते हैं फर्दर इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया या इतना कम डेप्रिसिएशन हमने रिवर्स कर दिया। सो ये वाला कॉन्सेप्ट था कंसिस्टेंसी के लिए। देन अच्छा, कंसिस्टेंसी के अंदर जो ये चेंज इन मेथड आता है इसकी रीजंस क्या क्या है, हम कब कब चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो मेथड से, तो प्रॉफिट को छेड़खानी करने के लिए हम कंसिस्टेंसी को ब्रीच नहीं कर सकते। अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी चेंज ओनली व्हेन गवर्नमेंट रूल्स आर रिक्वायर्ड, कोई लॉ आ गया नया चेंज करने को बोलता है। सेकेंडली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है तो, और तीसरा कब, जब हमें लग रहा है उससे बेटर प्रेजेंटेशन जाएगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू पिक्चर आएगा, तब हम उसको क्या करेंगे, चेंज। नेक्स्ट वाज व्हाट, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या था, ऑल सिग्निफिकेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। और कंजर्वेटिज्म क्या था, दैट
एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, बट एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए आपको क्या बना लेना चाहिए, प्रोविजंस, ठीक। और इसके अलावा अगर किसी एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास दो मेथड्स है, तो उस मेथड को फॉलो करो जिसमें उसका वैल्यू क्या आ रहा हो, कम आ रहा हो, ठीक है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या था, दैट अकाउंटेंट को खाली उन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उन्हीं चीजों को रिपोर्ट करना चाहिए जो कि क्या हो, मटीरियल। व्हाट इज अ मटीरियल इंफॉर्मेशन, जिससे यूजर का डिसीजन चेंज हो जाए। अगर यूजर का डिसीजन चेंज नहीं होता, अफेक्ट नहीं होता, दैट इंफॉर्मेशन इज इममटीरियल, ठीक। ये सब कवर करने के बाद हमने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय, वेरी गुड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विच इज कंट्रोल्ड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब बना था, 1977। अच्छा डेट भी याद है, 21 अप्रैल 1977। आज तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो गए, 32। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विड्रॉ हो गया, एक। अच्छा कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, 31, वेरी गुड। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 याद है, डिस्क्लोजर, ठीक है। तो उसमें क्या था, वो डेप्रिसिएशन में था, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। ये तीन अपने बेसिक असम्पशन है कि हम अकाउंट्स बनाते वक्त ये तीन चीजों को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग का मेजरमेंट था, 4 तरीके का कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। हमने देखा था, मैंने एक कार खरीदा, करेक्ट, मैंने एक कार खरीदा 10 लाख रुपीस का, वो उसका क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं आज वैसा ही नया कार खरीदने के लिए जाऊं तो मेरे को 12 लाख रुपया देना पड़ेगा, कार का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से वैसी सेम कार का वैल्यू बढ़ गया और कितना हो गया, 12 लाख। दैट इज द करेंट कॉस्ट, दैट इफ टुडे आई वांट टू रिप्लेस द एसेट, व्हाट कॉस्ट डू आई नीड टू पे। मैं वही 10 लाख के कार को आज अगर सेकेंड हैंड मार्केट में बेचने के लिए जाऊं तो मेरे को उस कार के लिए कोई 6 लाख रुपए देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ये क्या बन गया, मेरा रियलाइजेबल वैल्यू। उस कार को अगर मैं टैक्सी बनाऊं, ठीक है, और टैक्सी बना के चलाऊं तो मुझे कितने का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, 15 लाख। ये क्या बन गया, प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या हो गया उसका, प्रेजेंट वैल्यू। टैक्सी चला के मुझे खाली 8 लाख का ही इनकम होगा तो वो 8 लाख क्या हो गया उसका, प्रेजेंट वैल्यू। फिर हम लोगों ने इसके अलावा और क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। पर्सनल के अंदर 3 कैटेगरी था, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल के 2 पार्ट्स, क्या क्या, टैंजिबल, इनटैंजिबल, एंड नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड इनकम। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इसके अलावा मैंने 2 रूल आपको और बता दिया था, इंक्रीज इन एसेट को क्या करो, डेबिट, और डिक्रीज इन एसेट को क्रेडिट। इंक्रीज इन लायबिलिटी को उल्टा क्रेडिट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी को डेबिट, ठीक है। यही अपना डबल एंट्री था। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में और कुछ भी नहीं था, ठीक। इसको फिनिश करने के बाद हमने अकाउंटिंग का साइकिल पढ़ना शुरू किया था। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से देखा था, स्टार्ट कहाँ से होता है अकाउंटिंग साइकिल, विद द बुक कीपिंग। कोई ट्रांजैक्शन होगा या इवेंट होगा। ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या डिफरेंस है, ट्रांजैक्शन हैपन बिटवीन 2 पर्सन्स, ठीक है। कोई भी चीज हुआ, मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने किसी को कैश पे किया, ये सब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन। और इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन का आउटकम, करेक्ट। मेरे पास 10 चॉकलेट थे, मैंने 4 चॉकलेट अनिरुद्ध को बेच दिया, अभी मेरे पास 6 चॉकलेट बचे, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, दिस इज अ इवेंट, करेक्ट। बट व्हेन आई सोल्ड 4 चॉकलेट्स टू अनिरुद्ध, दिस वाज व्हाट, अ ट्रांजैक्शन, क्लियर। फिर हम लोग इस ट्रांजैक्शन और इसको क्या करते हैं, जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। now ध्यान रखना, जर्नलाइजिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। और जर्नल एंट्री क्या होता है, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री सबसे पहले ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड होएगा, जर्नल में रिकॉर्ड होएगा। जर्नल के अंदर उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, वी हैव अ डेट कॉलम, देन वी हैव अ पर्टिकुलर्स कॉलम, देन वी हैव अ लेजर फोलियो नंबर, देन यू हैव अ डेबिट साइड एंड देन यू हैव अ क्रेडिट साइड, करेक्ट। इसके अलावा अपना कंपाउंडेड जर्नल एंट्री क्या होता है, मैंने गुड्स परचेज किया, थोड़ा कैश में थोड़ा क्रेडिट में, एक ही ट्रांजैक्शन में मल्टीपल चीजें हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड जर्नल एंट्री, ठीक है। देन जर्नल एंट्री करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लेजर
लेजर के साथ क्या वर्ड आ जाता है साथ में? पोस्टिंग, ध्यान रखना। अब की बार मोदी सरकार, वैसे ही लेजर पोस्टिंग। लेजर बोलती दिमाग में क्या फर्स्ट आना चाहिए? पोस्टिंग, क्योंकि लेजर को हम क्या करते हैं? पोस्ट। नाउ लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शंस क्या हो जाते हैं? क्लासिफाइड, सॉर्टिंग, सारा ट्रांजेक्शन सॉर्ट। जर्नल में सब एक जगह आ जाता है, यहाँ से सब क्या हो जाता है? अपना सॉर्ट हो जाता है, और सॉर्ट होने के बाद सब अपने अपने लेजर में चले जाते हैं। और फिर लेजर अकाउंट्स को हम क्या करते हैं? एक साथ क्लब करके वी मेक व्हाट? ट्रायल बैलेंस। आया? करेक्ट। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट बिकम्स ट्रायल बैलेंस। इसके अलावा हमने बीच में देखा था सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? तो सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने पास क्या क्या था? सी, फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स वी हैव सेल्स बुक, है कि नहीं? फॉर क्रेडिट परचेज वी हैव परचेज बुक, फॉर परचेज रिटर्न वी हैव परचेज रिटर्न बुक, फॉर सेल्स रिटर्न वी हैव सेल्स रिटर्न बुक। ये चार तो ही। अब ऐसे ध्यान रख लेना, एक सेल, एक परचेज और इनका रिटर्न, चार बुक हो गया सब्सिडरी। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। क्यों? क्योंकि हम जब सेल करेंगे तो डेटर आ जाएगा, ठीक है ना? बिल्स पे रिसीवेबल आ जाएगा। हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करेंगे तो बिल्स पेएबल जनरेट हो जाएगा। तो ये सारा अपना आ गया। और एक कैश बुक अपना ही, और जनरल। नाउ कैश बुक इज बोथ प्राइमरी एंड प्रिंसिपल, है कि नहीं? कैश सब्सिडरी बुक भी है वो, और कैश बुक एक लेजर भी है, करेक्ट? तो इन सबको कवर करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था अपना कैश बुक। तो कैश बुक का अपना क्या था? एक तो था सिंगल कॉलम कैश बुक, एक था डबल कॉलम कैश बुक, एक था ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और एक क्या था? पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक छोटे मोटे खर्चों के लिए, करेक्ट? जो पेटी कैशियर के पास रहता है। बट सिंगल कॉलम में क्या रहेगा? खाली सिंगल में खाली कैश, डबल में कैश एंड बैंक, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक नहीं आएगा। डबल कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट, ठीक है? एंड थर्ड कॉलम में अपने पास क्या आ जाएगा? कैश, डिस्काउंट एंड बैंक। वेरी गुड। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? बैंक और कैश, कैश और बैंक, ठीक है? कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, ये अपना क्या हो गया? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी। वेरी गुड। सी, उसको सर्कल कर देते हैं, करेक्ट? देन हम लोग को ने और इसके अलावा क्या दिखा था? पेटी कैश बुक का बेसिक था। अच्छा, जनरल के अंदर अपना क्या, जिसको कोई जगह नहीं मिलता वो जनरल में चला जाता है। इसके अंदर वी हैव ओपनिंग एंट्री, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल, क्लोजिंग एंट्री इसी का उल्टा, कैपिटल डेबिट लायबिलिटी डेबिट टू एसेट। एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा? जो साल के एंड में होता है। बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट तो रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से अपने पास क्या आ जाएगा? ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज आ जाएगा। ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगा? जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं। देन रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोगों ने देखा ही। इसके अलावा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक बात बताओ, व्हेन वी परचेज गुड्स इट इज परचेज, बट व्हेन वी परचेज फिक्स्ड एसेट इट इज नॉट परचेज, करेक्ट? व्हेन वी सेल गुड्स इट इज सेल्स, बट व्हेन वी सेल आवर एसेट्स इट इज नॉट सेल। आया? सेल तो सेल है, बट वो सेल ऑफ एसेट है, नॉर्मल सेल है। तो हम एंट्री टू सेल्स के थ्रू पास नहीं करेंगे, तो वो किस में जाएगा? अपना जनरल के अंदर, ठीक? फिर ये सब को फिनिश करने के बाद हमने ट्रायल बैलेंस देखा था। ट्रायल बैलेंस इज व्हाट? समराइज्ड फॉर्मेट रहता है हर एक लेजर अकाउंट्स का। दो तरीके से बना सकते हैं, टोटल मेथड एंड बैलेंसिंग मेथड। टोटल मेथड में बनाया तो डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल हर एक लेजर का आएगा। लेकिन अगर बैलेंसिंग मेथड देखा तो डेबिट क्रेडिट को माइनस करके देखेंगे, जिसका बैलेंस ज्यादा होगा खाली उस अमाउंट को, एक्सेस अमाउंट को हम क्या कर देंगे वहां पर? पोस्ट। डन। देन वी हैड सीन ट्रायल बैलेंस का बेनिफिट क्या होता है? दैट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अपने को पकड़ में आ जाता है। क्योंकि अगर आपका कोई अकाउंटिंग मिस्टेक हुआ है तो बात अलग है, बट अगर आपका कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो गया तो वो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। क्यों नहीं टैली करेगा? क्योंकि आपको डेबिट साइड की एंट्री को भूल गए हो या क्रेडिट साइड की एंट्री को भूल गए हो, तो अब उसको बैलेंस शीट को, अपने ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए हम क्या सस्पेंस अकाउंट को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ठीक है? अगर डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम, सस्पेंस अकाउंट कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड, क्रेडिट 100, डेबिट साइड 100, क्रेडिट साइड 80। तो अभी 80 को 100 बनाना है ना, तो कौन 80 है? क्रेडिट साइड। जो भी शॉर्ट रहेगा उसमें सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। दैट्स इट फॉर सेकेंड चैप्टर। फिर आ जाता है अपने पास रेक्टिफिकेशन।
नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन। अब देखो टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, ब्रदर एरर्स। तो सबसे पहला क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा? जब आप कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंशिएट करना भूल जाओ। कैपिटल और रेवेन्यू यानी कि बैलेंस शीट एंड पीएनएल। कोई भी चीज बैलेंस शीट में जाना था, पीएनएल में चला गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, और सैलरी पेड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट आया। इसके अलावा अपने पास क्या है? एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें हम क्या बोलते हैं? एंट्री भूल गए पास करना। कंप्लीटली भूल गए तो कंप्लीट ओमिशन। आधे नशे में थे, ठीक है, तो पार्शियल ओमिशन, करेक्ट। पूरे नशे में थे तो कंप्लीट ओमिशन। देन एरर ऑफ कमीशन इज ऑल्सो देयर। कमीशन, एरर ऑफ कमीशन के अंदर अपना क्या हो जाता है? हम अमाउंट्स में गड़बड़ कर दिया, ठीक है, 57 को 75 बना दिया, राम श्याम कर दिया, ये सब क्या हो जाएगा? अपना एरर ऑफ कमीशन। देन यू हैव कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होता है? दो गलती जो न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली करता है। मतलब आप डेबिट साइड में 100 रुपीज को पोस्ट करना भूल गए थे और किसी और ट्रांजेक्शन में क्रेडिट साइड में 100 रुपीज को पोस्ट करना भूल गए, तो 100 डेबिट में भी गया, 100 क्रेडिट में भी गया, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, बट गलती तो है ना। तो ये क्या हो गया अपने लिए? कॉम्पनसेटिंग एरर। कौन कौन से एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज हो जाते हैं? जब दोनों साइड में गलती हो जाती है, ठीक है। या फिर राम की बजाय श्याम आ जाए, डुप्लीकेटिंग एरर, राम की बजाय श्याम आ जाए तो भी चलेगा, है कि नहीं? कुछ तो डेबिट हुआ ना, ठीक है। बेसिकली वो क्या चेक कर रहा है? अमाउंट्स को चेक कर रहा है, ठीक है। देन एरर्स व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटरी एरर, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन जिसमें आप रॉन्ग अमाउंट दोनों जगह लिख दो, ठीक है। डुप्लीकेशन, राम से 100 रुपए लिए, इतना अच्छा लगा, 2 बार एंट्री पास कर दिया, एरर ऑफ डुप्लीकेशन, क्लियर। स्टेप्स टू लोकेट द एरर हमारा क्या रहेगा? S1, S2, S3। S1 क्या होगा? टाइप द एक्चुअल करेक्ट एंट्री, ठीक है। स्टेप 2, जो रॉन्ग एंट्री एक्चुअल में आपने पास किया वो दोनों को कंपेयर करो। जो डेबिट होना था वो डेबिट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो डेबिट होना था वो डेबिट नहीं हुआ तो उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट होना था क्रेडिट नहीं हुआ उसको क्रेडिट कर दो, जो डेबिट नहीं होना था जबरदस्ती डेबिट कर दिया तो उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। जो डेबिट होना था गलती से क्रेडिट हो गया तो ट्वाइस द अमाउंट से उसको डेबिट कर दो। एरर डिफरेंस आता है कहीं पर तो वो कहां पे आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में, क्लियर। हम लोगों ने यही चेक किया था। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था, ये तो था अच्छा 3 फेजेस थे ना, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। Before trial balance, no suspense account because no trial balance is made. After trial balance, suspense account will come. Why? Because trial balance बन गया, उसमें difference आ गया, हमने suspense account डाल दिया। Next financial year, suspense account, yes. Same financial year, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मली एंट्री पास कर देना। लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गए तो जो जगह जो आइटम्स पीएनएल में जाता है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्लियर। तो अपना इसमें यही वाला पॉइंट था, बस ध्यान रखना जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा सिंपली चेक कर देना, ठीक है। पहले नॉर्मल एंट्री पास करके फिर चेक कर लेना पीएनएल। अगर आपको पूछेगा इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप कैसे करोगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब इनकम, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब लॉस, दैट इज अ लॉस। तो आपका पिछले साल का प्रॉफिट 15,000 है और आपने 3,000 पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया तो 15 प्लस 3 18,000 इज योर इनकम। लेकिन यही पीएनएल एडजस्टमेंट अगर डेबिट हो गया तो 15 माइनस 3 12,000। इज दिस क्लियर? तो अपना यहाँ से रेक्टिफिकेशन भी फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमने क्या बनाया था? एक फ्लो चार्ट बनाया था। सबसे पहले देखो एक्सपेंस हुआ, यस, एसेट आया, यस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट नहीं आया, चेक करो उस खर्चे से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा, यस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं तो वो रेवेन्यू। अच्छा, एक्सपेंस का बेनिफिट सेम ईयर में खत्म हो रहा है, यस, तो रेवेन्यू, नहीं तो डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू में क्या होता है? जनरली 2 चीजें, हेवी एडवर्टाइजिंग और लॉसेस, ठीक है, लॉसेस। अब इसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा करके हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जिस ईयर में बेनिफिट आ रहा है उस ईयर में उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ। घर खरीदा, लॉयर के पास पेपर साइन करवाने के लिए गए, पेपर तैयार करवाने के लिए गए,
Capital expenditure, revenue, capital, because all expenditure incurred before the asset is acquired or before the asset is put to use. इसीलिए installation charges वगैरह सब क्या बनते हैं? Capital expenditure. Capital expenditure goes to balance sheet, revenue goes to P&L account. Depreciation is a revenue or capital? It's a revenue expenditure. It is transferred to P&L account. घर खरीदा, उसके बाद टाइटल को डिफेंड करने के लिए आप लॉयर के पास गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि घर यूज करने लग गए हो. एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, रेवेन्यू. ठीक है. इंस्टॉलेशन चार्ज, कैपिटल. सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया, उसको ऊपर पेंट करवाया, कैपिटल. अपने ही मशीन के ऊपर वापस से पेंट करवाया, रेवेन्यू. हाँ, कैपिटल. सेकेंड हैंड मशीन के ऊपर आपने पेंट कराया तो कैपिटल. लेकिन अपने पुराने मशीन के ऊपर, लेट्स से ये वाले एसी के ऊपर जिनेश सर बोलते हैं मैं पेंट कराता हूँ, रेड कलर से, रेड कलर अच्छा लगता है, रेड कलर का पेंट करा. अभी तो ये एसी खरीद लिया ना, अब रेवेन्यू हो जाएगा. ठीक है. लेकिन जब ये एसी खरीदा था उस वक्त जिनेश सर बोलते हैं मैं इस पे रेड पेंट कराता हूँ, तो कैपिटल हो जाएगा, बिकॉज एसेट इज परचेज बिफोर पुट टू यूज, यू आर इनकरिंग एक्सपेंडिचर. लेकिन सपोज करो इस एसी के अंदर सर बोलते हैं एक ऐसा टेक्नोलॉजी लगाता हूँ कि अभी ये 16 डिग्री तक ठंडा करता है, लेकिन उस मशीन के बाद ये एसी 8 डिग्री तक ठंडा करने लग जाएगा. Now it has increased the capacity of the AC. Even the expenditure is incurred after the use, yet it is what? The capital expenditure. क्यों? क्योंकि उसका कैपेसिटी बढ़ा रहा है. ये क्लासरूम को तोड़ के बड़ा रूम बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्योंकि पहले यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ 5 रो लगते थे, अब यहाँ पे 10 रो लगता है. स्टूडेंट कैपेसिटी बढ़ी, कैपिटल एक्सपेंडिचर. हाँ, सेकेंड हैंड कार को आपने खरीदा, ठीक है. सेकेंड हैंड कार को खरीदने के बाद थोड़े टाइम के बाद में आप उसके ऊपर फिर बाद में पेंट करवाते हो, रेवेन्यू. खरीदते टाइम किया तो कैपिटल. बस ये ध्यान में रखना, बिफोर पुट टू यूज. सिंपल सी बात है, बिफोर पुट टू यूज एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, वो क्या हो जाएगा अपने लिए? कैपिटल. हाँ, ट्रायल रन वगैरह सब किया तो अगेन आपने यूज नहीं किया ना, आप तो चेक कर रहे हो काम करता है कि नहीं करता है, उसमें जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी कैपिटल हो जाएगा. एंड डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर नहीं लगता. मतलब रिपेयर पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लेकिन वो पेंट वगैरह जो करा है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा. क्लियर? इसी तरह से अपने पास क्या था? रिसिप्ट था. कैपिटल रिसिप्ट, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ द फर्म. एंड कैपिटल हमने शेयर कैपिटल में चेक किया था. सोर्सेस ऑफ कैपिटल 2, ओनर्स फंड एंड नॉन ओनर्स फंड. ठीक है. तो या तो इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, किसी से भी पैसा है, आपने लोन लिया, वो सारे क्या हो गए आपके? कैपिटल रिसिप्ट. और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गए? जो आपके एक्टिविटी से आपको पैसा मिलता है. क्लियर? आप टैक्स किसके ऊपर पे करते हो? कैपिटल रिसिप्ट पे या रेवेन्यू रिसिप्ट पे? रेवेन्यू रिसिप्ट पे. बैंक से लोन लेने पे आप टैक्स पे करते हो? नो. लेकिन फीस कलेक्ट करने पे जिनेश सर टैक्स पे करते हैं? यस. आया समझ में? सेम आपके पास फिर क्या आ जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट में अब देखो, रेवेन्यू प्रॉफिट इज वेरी वेरी सिंपल. रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंस इज कैपिटल, इज योर रेवेन्यू प्रॉफिट. बट कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट योर कैपिटल प्रॉफिट. व्हाई? बिकॉज सर हमने एसेट परचेज किया, उसके लिए बैंक से लोन लिया, 50,000 का एसेट हमने खरीदा और बैंक से 70,000 का लोन लिया, तो 20,000 हमारा प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ. गड़बड़ समझ में आया? इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट योर कैपिटल प्रॉफिट. बट 70,000 का फीस मिला, 50,000 का हमारा खर्चा हुआ, तो 20,000 हमारा प्रॉफिट. दैट इज योर रेवेन्यू प्रॉफिट. सो रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज योर रेवेन्यू प्रॉफिट. बट कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम आपस में एडजस्ट नहीं करते. हम खाली क्या बोलते हैं? हमने डिस्काउंट में शेयर को इशू किया, डिस्काउंट में डिबेंचर्स को इशू किया, तो वो सारा हमारा क्या हो गया? कैपिटल प्रॉफिट. प्रीमियम पे हमने रिडीम कर दिया, सॉरी दैट इज योर कैपिटल लॉस. डिस्काउंट में इशू किया तो हमारा कैपिटल लॉस, लेकिन प्रीमियम में इशू किया तो अपना कैपिटल प्रॉफिट. डिस्काउंट में हमने रिडीम किया तो हमारे लिए प्रॉफिट, और डिस्काउंट में हमने प्रीमियम में हमने रिडीम किया तो हमारे लिए क्या हो गया? लॉस. 100 रुपीज का शेयर हमने 80 रुपीज में इशू किया तो 20 का नुकसान हुआ, कैपिटल लॉस. 100 का शेयर हमने 80 में रिडीम किया तो हमारे लिए 20 का प्रॉफिट. ठीक है. रिडम्पशन के टाइम पे डिस्काउंट प्रॉफिट, इशू के टाइम पे डिस्काउंट लॉस. रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू इज प्रॉफिट, पेमेंट ऑफ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इज अ लॉस. आया समझ में? ये सब हमने कवर करने के बाद में कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी देखा. इसमें अपने तीनों टेंसेस आ जाएंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. व्हाट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? इट इज नॉट माय
present liability. It will be my future liability due to a act done in past. The situation or the result is not in the control of the business. So that is why it is a contingent liability. Cut, copy, paste for your contingent asset. Is it clear? Then next अपने पास क्या है? BRS. BRS के अंदर अपना फिर से भाई सलमान खान और जैकी श्रॉफ, ठीक है. सलमान खान इज द बैलेंस जिसके अंदर आपको चेंजेस करना है, जैकी श्रॉफ जिसके हिसाब से चेंजेस करना है. जो जिया जी कहेंगे वो मैं करूंगा. तो इसके अंदर अगर जिया जी बोलेंगे मैं ऐड करता हूं तो हम भी ऐड करेंगे, जीजा जी बोलेंगे माइनस करता हूं तो हम भी माइनस करेंगे. लेकिन अगर जीजा जी ने कुछ नहीं किया, हमने ऐड कर दिया तो हम क्या कर देंगे? माइनस. अगर जीजा जी ने कुछ नहीं किया, हमने माइनस कर दिया तो हम क्या कर देंगे? ऐड. जीजा जी ने ऐड कर दिया, हमने कुछ नहीं किया तो हम ऐड करेंगे. उन्होंने माइनस कर दिया, हमने कुछ नहीं किया तो हम माइनस कर देंगे. अगर जीजा जी ने एरर किया तो हम भी एरर करेंगे. जीजा जी ने एरर नहीं किया, हमने एरर किया तो हम क्या कर देंगे? रेक्टिफिकेशन कर देंगे. दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखना है, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस इज क्रेडिट एंड पासबुक का नेगेटिव बैलेंस इज डेबिट. कैश बुक इज टोटली ऑपोजिट, पॉजिटिव बैलेंस इज डेबिट एंड नेगेटिव बैलेंस इज क्रेडिट. बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ डेबिट बैलेंस इन द पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक. ठीक है, ये ध्यान में रखना अपने को. हम ना तो चेंज करते हैं पासबुक में, ना चेंज करते हैं कैश बुक में. इट्स अ सेपरेट स्टेटमेंट दैट वी मेक व्हिच इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. क्लियर? ये कौन तैयार करता है? कस्टमर या बैंक? कस्टमर. खाली बैंक रिकंसिलिएशन लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि बैंक उसको तैयार करता है. इसको तैयार कौन करता है? कस्टमर, क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि उसके पासबुक का बैलेंस और उसके बुक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आया. तो आप मुझे बताओ वो डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस क्यों आएगा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, नॉट कलेक्टेड, नॉट क्लियर्ड. ठीक है, हमने चेक रिसीव कर लिया, बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट बैंक को ही नहीं दिया. ठीक है, अच्छा. इसी तरह से हमने चेक इशू कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, अभी तक सामने वाले ने चेक को डिपॉजिट नहीं किया, तो हम तो कैश बुक में माइनस कर देंगे बट पासबुक में कुछ नहीं होगा. इसके अलावा और क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है? बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, बैंक ने अपने आप ही बैलेंस कट कर दिया. कल मैंने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया, ठीक है, कल जाके मुझे पता चला, मैं भी पिछले 1 महीने में 5 बार बैंक का स्टेटमेंट निकलवा चुका हूँ अपना अकाउंट का. मुझे पता ही नहीं था 100 रुपीज़ पर स्टेटमेंट चार्ज होता है प्लस सर्विस टैक्स. ये तो कल गया, मैंने बोला मैम आई नीड टू बैंक स्टेटमेंट ऑफ माई अकाउंट, 100 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स. मैं बोला हो, मेरे को पता ही नहीं था. अब मुझे बताओ, ये 500 रुपया का इंटीमेशन मुझे बैंक ने दिया होगा? नहीं, पर बैंक ने तो माइनस कर दिया ना. तो मैंने अपने कैश बुक में तो माइनस नहीं किया, लेकिन बैंक ने मेरे अकाउंट में माइनस कर दिया. डिफरेंस आ गया. एंड इसके अलावा और क्या रहता है? हमारा कोई कस्टमर है जिसने क्या कर दिया, डायरेक्टली ले जाके पैसे को अपने बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया. आप लोगों ने बोला आनंद सर ने इतना अच्छा पढ़ा है, बैंक में पैसा जमा कर दो, ठीक है, बिना मुझे बताए. ठीक है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेरे बैंक अकाउंट में कर दिया. अब मुझे तो पता ही नहीं, बैंक ने ऐड कर दिया, मैंने ऐड नहीं किया. तो इसकी इन सब की वजह से क्या आ जाता है? डिफरेंस.